विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो इतिहास में हम मुगल कर रहे थे, मुगल प्रशासन कर रहे थे। आज हमने क्या करना है, मुगल आर्थिक व्यवस्था करनी है। आर्थिक अवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी मुगलों की, ठीक है। तो भाई मुगल कालीन आर्थिक जीवन की पर्याप्त जानकारी, विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? आईन अकबरी से मिलती है। कहां से मिलती है? आईन अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। क्योंकि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या है? आईन अकबरी। इसलिए अबुल फजल ने क्या किया? आईन अकबरी भी अबुल फजल और अकबरनामा भी अबुल फजल। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और थोड़ा बहुत जानकारी विदेशी लेखकों के संस्मरणों से प्राप्त होती है। अगर मुगल कालीन आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको आईन अकबरी पढ़नी पड़ेगी और कुछ विदेशी लेखकों के संस्मरण पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। कृषि उत्पाद, आईन अकबरी, कृषि उत्पाद के बारे में पढ़ रहे हैं। आईन अकबरी में रबी, रबी पता है? रबी, खरीफ और जायद, तीन प्रकार की फसलें होती हैं बसंत ऋतु में। रबी की 16 फसलें तथा खरीफ, शरद ऋतु में खरीफ होती है, कि 25 फसलों के से प्राप्त होने वाले राजस्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा, पर यूपीएससी का क्वेश्चन होता है कि रबी की कितनी 16 फसलें, खरीफ की कितनी 25 फसलों से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू यानी राजस्व की विस्तृत जानकारी कहां पर प्राप्त होती है? आंसर आईन अकबरी में प्राप्त होती है, जिसका लेखक अबुल फजल है। बार बार बोलूंगा जब तक याद नहीं होता, ठीक है। मुगल काल में खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, है ना। दाल को क्या बोलते थे? पलसेती अथवा दिलेत खिचड़ी। दाल को क्या बोलते थे मुगल काल में? पलसेती या दिलेत खिचड़ी कहा जाता था, प्रमुख थी। तो क्या क्या? गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, ये सब प्रमुख थे, ठीक है। मुगल काल में आगरा के निकट एक जगह पड़ती है बयाना। आगरा के निकट इसलिए बोल रहा हूं मैं, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बयाना राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? मुगल काल में बयाना किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? नील के लिए प्रसिद्ध था। एक बार चेक कर लीजिए, बयाना राजस्थान में ही है। देखो जरा, बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? नील के लिए प्रसिद्ध था। और गुजरात में सरखेज, गुजरात में सरखेज, बयाना और सरखेज, ये दो जगह जो थे इंडिगो, क्या नील के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? हाँ, राजस्थान में बयाना। आगरा से थोड़ी दूर पे पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर आती है ना, वहां पे राजस्थान की बॉर्डर आती है, ठीक है। तो बयाना और सरखेज की सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती थी। इसका विशद वर्णन पेलसार्ट ने किया है। भाई किसने किया है? पेलसार्ट एक विदेशी यात्री है जिसने लिखा कि बयाना और सरखेज में सबसे अच्छे किस्म की, सर्वोत्तम किस्म की इंडिगो या नील पैदा की जाती है। अच्छा, मॉडर्न में पढ़ेंगे हम, एक नील विद्रोह पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? सुना है आपने इंडिगो रिवोल्ट? कब हुआ था? कहां पर हुआ था? 18 दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन बना कि 1857 के तुरंत बाद होने वाला विद्रोह कौन था। देखो कितनी चालाक है यूपीएससी। क्या पूछा उसने? 1857 के तुरंत बाद होने वाला बड़ा विद्रोह कौन सा था? आंसर नील विद्रोह। दूसरी बार पूछा उसने, नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कौन थे? यही थे। और नील विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? और बंगाल में भी पूछा फिर कहां पर हुआ था? नादिया जिले में हुआ था। और नादिया जिले में भी पूछा कहां पर हुआ था? तो गोविंदपुर गांव में हुआ था। चेक कर लो जरा एक बार, क्या गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था नील विद्रोह? फिर पूछा उसने, देखो क्या क्या पूछा नील विद्रोह से। फिर पूछा, मॉडर्न में पढ़ेंगे हम ये सब। फिर पूछा उसने कि नील विद्रोह के बारे में नील दर्पण में लिखा हुआ है। किसमें? नील दर्पण किसने लिखी? किसने लिखी? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? फिर पूछा उसने, अभी बता रहा हूं, फिर पूछा उसने किस अखबार ने नील विद्रोह का समर्थन किया था। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन पूछे, नील पर ही कितने क्वेश्चन आ गए। तो नील दर्पण किसने लिखी? दीन बंधु मित्र ने लिखी। किसने लिखी? दीन बंधु मित्र ने लिखी। और पूछूं, क्वेश्चन पूछा एक बार, दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु किसका उपनाम है? आंसर सीएफ एंड्रयूज का नाम है। किसका नाम है? ये वाला सी, मतलब दीन बंधु मित्र अलग आदमी है जिन्होंने नील दर्पण लिखी, नाटक है वो नील दर्पण,
वो एक अलग चीज है, ठीक है। अगली बार पूछा उसने दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था, तो एक अंग्रेज था C.F. एंड्रयूज। कौन था? हाँ जी, हाँ, चार्ल्स फ्रिक एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज बोल रहा हूं मैं। अगली बार पूछा उन्होंने देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था। अरे भैया कितना पढ़े भाई, दीन बंधु पढ़ लिया, C.F. एंड्रयूज, तो देश बंधु कौन? चितरंजन दास। देश बंधु कौन? चितरंजन दास। अब यहां तक मैंने बता दिया, अभी एक अखबार रह गया। किस अखबार ने नील विद्रोह का समर्थन किया था? आंसर हिंदू पैट्रियट। आंसर हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट का कौन था मेन लिखने वाला? फिर पूछा, आंसर हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन? तो भैया इतना लेके चलना पड़ता दिमाग में, दिमाग में तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने कहा बताऊंगा समय आने के साथ साथ, सीक्वेंस के लिए क्या देखना पड़ता है ना। तो जो है वैसा दिखाया जा रहा है। हाँ भाई, हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट ने समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। देख लो एक बार, चेक कर लो। डेकार्ते ने कहा था संदेह करोगी। हाँ जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। इतना समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन बने। गांव गोविंदपुर गांव ही था, नादिया जिले में। नादिया बंगाल में पड़ता है, और नादिया जिला फिर क्वेश्चन बना भाई। और बताऊं, नादिया जिले से क्वेश्चन बना कि गौरांग प्रभु, अब आप बोलेंगे गौरांग प्रभु कौन? जिनके गोरे अंग थे, गोरे अंग की वजह से उन्हें गौरांग प्रभु कहा जाता है। अब गौरांग प्रभु के नाम से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आपने, सुना है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नादिया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेक करो जरा, वहीं हुआ था। चैतन्य महाप्रभु कौन? जिन्होंने भक्ति में संकीर्तन नामक एक नई विधा को क्या किया? जोड़ा। मृदंग लेके चलते थे ना, हरे राम हरे कृष्ण। ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये परिष्कृत रूप है किनका? मतलब जो चैतन्य महाप्रभु तो बड़े भक्त थे, तो उसी कंसेप्ट पर चलते हैं। कौन? इस्कॉन वाले, है ना। हरे राम हरे कृष्ण, बस राम का रामा कर दिया, कृष्ण का कृष्णा कर दिया। तो नाम जो है भगवान के वो राम है और कृष्ण है, तो हरे रामा हरे कृष्णा, है ना। तो भाई, हाँ जी, नादिया नवद्वीप नामक जगह पर क्या हुआ था? हाँ, जन्म हुआ था। बंगाल का शासक कौन था? किसके कंटेम्पररी थे वो? गौरांग प्रभु। जैसे जब मैं रैपिड फायर करता हूँ ना क्वेश्चंस की, तो समझो कि वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। किस बंगाल के शासक के कंटेम्पररी थे? कौन? गौरांग प्रभु ऑब्लिक चैतन्य महाप्रभु। तो तब तक मैं आ जाता हूं यहां पर, ठीक है। हाँ जी, क्रॉस चेक करो एक बार फिर, किस डायनेस्टी का? किस डायनेस्टी का? राजवंश कौन सा? हाँ जी, हुसैन शाही राजवंश में, बंगाल में हुसैन शाही राजवंश चल रहा था, और अलाउद्दीन हुसैन शाह के कंटेम्पररी थे कौन? गौरांग प्रभु ऑब्लिक चैतन्य महाप्रभु, है ना। अब कुछ और बताऊं। दरअसल पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी चैतन्य महाप्रभु के, और दूसरी पत्नी से परेशान होकर उन्होंने संन्यास लिया था। किससे? कभी कभी ऐसा होता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता, सुना होगा आपने। जैसे तुलसीदास जी थे, भाई पत्नी मायके गई, वो पीछे पीछे चले गए, ठीक है। तो पत्नी ने क्या किया? लताड़ दी। लताड़ क्या दी? कि भाई इतना प्रेम जितना आप मेरे से दिखा रहे हो, उतना प्रभु में दिखाते तो फिर क्या बात होती। तो तब तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। क्या लिखा? ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी जब क्या हो गया कि क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, वैसे महिलाओं के लिए यूज होता है, बट कभी कभी पुरुषों पर भी होता है, हो सकता है। तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु कहलाए। क्या कहलाए? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बना, चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? 2 गुरु थे उनके, बताओ तो। देखो कहां से कहां पहुंच गए ना, मुगल पढ़ रहे थे, कहां ले गए आप मेरे को। चलो तब तक ढूंढो आप, 2 गुरु हैं उनके,
ठीक है, दोनों गुरुओं के नाम बताइए। और मैच नहीं कर रहा साउंड। तो भाई पेल सार्ट ने क्या कहा? पेल सार्ट ने कहा कि बयाना राजस्थान में और गुजरात सरखेज गुजरात में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती है। ये समझ में आ गया? हाँ जी, कौन? नहीं, स्वामी ईश्वरपुरी उनके गुरु हैं। किनके? यूपीएससी का क्वेश्चन रहा किसी जमाने में कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। और एक स्वामी पूर्णानंद भी होंगे मेरे ख्याल से, देखना। अरे भाई पूर्णानंद जी हैं कि नहीं है? चलो, तो नील पैदा की जाती थी, ये पेलसार्ट ने बताया। किसने बताया? 5 बार बता दिया मैंने पेलसार्ट का नाम। अगर क्वेश्चन आएगा तो कृपया गलत मत करना। आगे, भारत में तंबाकू 1604 के अंत में अथवा 1605 के प्रारंभ में अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। देखो ना, हमने इन लोगों को मसाले दिए, हमने काली मिर्च दी, इलायची दी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी हमने। तभी तो बोलते थे हमारे पूर्वज विदेश यात्रा करना पाप है। बाहर से गलत चीजें ही आती थी हमारे देश में। क्या आया? तंबाकू आ गया। अकबर के शासन के अंत में और जहांगीर का शासन प्रारंभ हो रहा था, तंबाकू की खेती आरंभ हो गई। जहांगीर ने कोशिश की क्या करने की? रोकने की। क्योंकि तंबाकू जब लोग लेने लगे तो शुरू में क्या हुआ कि यहाँ के जेनेटिक कोड में फीड था ही नहीं तंबाकू। लोग उसका धूम्रपान, मतलब जो भी पीते होंगे, हुक्का हुक्का चिलम विलम पीते होंगे, दिक्कत होने लगी लोगों को। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया भाई। क्या बालिके? पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू लाया गया इस देश में। और ये सरदर्द बना हुआ है तंबाकू। क्या बना हुआ? सिरदर्द बना हुआ है। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत आया। भुट्टे नहीं खाते थे भाई हम लोग पहले। मक्की जो होती है ना, मक्की, भुट्टे, क्या क्या बोलते हैं आप, मुंगरी, ये नहीं होती थी हमारे यहाँ। ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ये कहाँ का है? कॉर्न बेल्ट है वहां पर। यूएसए में कॉर्न बेल्ट ढूंढना कहां पर है? कॉर्न बेल्ट, कॉर्न बोलते हैं। आजकल तो बच्चे भी वो खाते हैं, क्या बोलते हैं? कौन सा कॉर्न? स्वीट कॉर्न? नहीं नहीं, अरे कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स। अमेरिका क्या करता है? बहुत कम मात्रा में इंसानों के लिए बनाता है कॉर्नफ्लेक्स। इतना मक्का क्या करता है फिर अमेरिका? सुअरों को खिलाता है। किसको? अब आप कहोगे यार यहाँ हमारे यहाँ तो नींबू और नमक लगा के 10 रुपए का मिल रहा है, वहाँ वो सुअर को खिला रहा। तो भैया वो लोग पॉर्क खाते हैं। क्या खाते हैं? पॉर्क खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं। वहाँ सुअर जो पालन होता है तो ऐसे गंदगी में नहीं होता वहाँ पालन। स्टाय बोलते हैं बाड़े को, सुअर के बाड़े को। वहाँ पर रखे जाते हैं सुअर। बड़े सुंदर सुअर होते हैं, मतलब आप उन्हें उठा के गोद में भी रख सकते हो। ठीक है, उनको कॉर्न खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? कॉर्न खिलाया जाता है। फिर उससे वो हष्ट पुष्ट होते हैं, उनमें मतलब ताकत आती है। फिर उनको कटिंग करके, शिकागो शहर सुना है आपने, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे, मिशिगन झील के तट पर। मिशिगन झील ऐसी झील है जो पूरी यूएसए में, कनाडा के साथ शेयर नहीं करते हैं। वहां पर शिकागो में मीट पैकिंग सेंटर्स है। क्या है? डब्बा बंद मांस। तो पॉर्क रखा जाता है उसमें, कुछ नहीं करना है, पानी उबालना, मांस डालना, बस नमक डालना, तब खाते हैं वो लोग। क्रिश्चियन है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई कॉर्न भी कहां से आया? अमेरिका से आया। ठीक है, तो कॉर्न बेल्ट वाला क्षेत्र देख लेना, यूएसए में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग। अब खेती के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसान को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकावी नामक ऋण, अग्रिम ऋण को बोलते हैं तकावी। अग्रिम ऋण समझते हो? किसान को पहले दे दिया, ले भाई, क्या उधार ले ले और अच्छा सा उगाना और फिर क्या करना? बेचना हमको, है ना। नहीं करते अग्रिम ऋण, बाद में वापस कर देना जब क्या होगी? फसल होगी। तकावी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अग्रिम ऋण। अग्रिम ऋण भी वितरित किया। खेती के विस्तार, देखो हर राजा चाहता था कि खेती का क्या हो? विस्तार हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे क्या हो? अधिक से अधिक राजस्व की उगाही हो सके, है ना। मुगल काल में नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए वन कटी अर्थात जंगलों को साफ करके जमीन के योग्य बनाना नामक एक तरीका अपनाया गया, जिसमें अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। उन लोगों को यही पता नहीं था कि भाई जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन क्या होगा? अरे एनवायरमेंटल क्या होंगे? इफेक्ट होंगे, उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है हरियाणा में बहुत कम है जंगल? प्रतिशत बहुत ही कम है हरियाणा में। क्या वहाँ जंगल नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में भी
जंगल कुछ कुछ जगहों पर है, मैंने कहा लेकिन अधिकतर जो जगह है वो खेती योग्य है, पहले वहां जंगल रहे होंगे। आपका पंजाब में जंगल रहे होंगे, आज नहीं है वहां जंगल। कहाँ गए जंगल? खेती के लिए काट दिए गए किसी जमाने में, है ना। क्योंकि जब ऐसा पढ़ते हैं ना, वेदों में पढ़ते हैं कि पूर्वी भारत का आर्यकरण किसने किया, तो हम बोलते हैं विधेय माधव ने किया। किसने किया? अब पूर्वी भारत का आर्यकरण विधेय माधव ने कैसे किया? तो विधेय माधव के एक कोड दे रखा उन्होंने कि उन्होंने क्या किया, घी लिया, अग्निदेव को प्रकट किया, अग्निदेव आगे आगे चले, पीछे पीछे विधेय माधव चले, अग्निदेव सदा नीरा पे जाके क्या हो गए, रुक गए, और तो सदा नीरा तक आर्यकरण हो गया। अब इसका मतलब ये होता है कि विधेय माधव ने आग लगाई जंगलों पर। क्या की? आगे आगे आग लगाते रहे, साफ करते रहे, पीछे पीछे लोग भी रहे होंगे, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सदा नीरा बोलता है गंडक को। किसको बोलते हैं? गंडक नदी पे आके अग्निदेव क्या हो गए, रुक गए। तो अग्निदेव रुक गए, इसका मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज भी जो आर्य संस्कृति, जो मेन संस्कृति देखी जाती है, वो गंडक तक देखी जाती है। कहां तक? आज तो खैर परिवहन के साधन हो गए, जगह जगह तक आर्य संस्कृति चली गई, फीचर्स आपको जगह जगह तक दिखेंगे। लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको अलग फीचर्स दिखेंगे, मंगोल फीचर्स दिखेंगे। कैसे फीचर्स? समझ में आया? तो ये कैसे हुआ? ये आर्यकरण हुआ, क्योंकि आर्य तो पंजाब में रहते थे ना, तो पूर्वी भारत में आर्यकरण ऐसे करके। दक्षिण भारत का आर्यकरण जो किया वो किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया? तो भाई शाहजहां के शासन काल में 1630-32 में दक्कन तथा गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ा। भाई क्या पड़ा? 1630-32 में दक्कन तथा गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसने खालिसा भूमि को भू राजस्व का 70 लाख रुपए माफ कर दिया। क्या कर दिया? यह मुगल काल का प्रचंडतम अकाल था। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुगल काल में प्रचंडतम अकाल किसके समय पड़ा? आंसर, शाहजहां के समय पड़ा। कहां पड़ा? दक्कन और गुजरात में पड़ा। कब पड़ा? 1630-32 में पड़ा। ठीक है, मॉडर्न में भी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? अकाल। और उस अकाल में हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? कमीशन पढ़ने पड़ेंगे, फेमाइन कमीशन। क्या पढ़ने पड़ेंगे? फेमाइन कमीशन पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे 4 फेमाइन कमीशन का सही क्रम बताओगे आप? मॉडर्न को भी कर लेते, छौका मार देते, क्या दिक्कत? तो ढूंढो, हाँ ढूंढो उसको। 4 फेमाइन कमीशन कौन कौन से थे भाई मॉडर्न के? अगर बता दिया तो ये माना जाएगा कि हो सकता है क्या आने वाले समय में आपको क्या हो, मिले वो क्वेश्चन। बताओ भाई, 4 फेमाइन कमीशन। जल्दी बताओ, मेरे ढूंढने से पहले। बताओ। फेमाइन कमीशन समझते हो? अकाल आयोग बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अकाल आयोग। अब जिस बच्चे की भी ये बुक है वो लिखते तो है नहीं, हाईलाइट करते नहीं है जब मैं बोलता हूं। हाईलाइट किया करो ना, हाईलाइट करने से पता चलता है कौन सी चीज कहां पर है। ढूंढिए जल्दी। हाँ बिल्कुल वही नाम जो आप बोल रहे हो, बोलो। पहला कौन सा है? कैम्पबेल आयोग। दूसरा कौन सा है? स्टैची कमीशन, फेमाइन कमीशन। तीसरा लॉयल कमीशन। फोर्थ मैकडोनल्ड कमीशन। तो एक बार फिर बताइए कौन कौन से कमीशन है? कैंपबेल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये हमारे समय में आईएएस में पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आया, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या पता दोबारा पूछ ले कि 4 फेमाइन कमीशन का सही क्रम क्या है। सबसे पहले कैम्पबेल फेमाइन कमीशन, नंबर 2 पे स्ट्रेची फेमाइन कमीशन, नंबर 3 पे लॉयल फेमाइन कमीशन, और चौथा मैकडोनल्ड फेमाइन कमीशन। मैकडोनल्ड वाला दरअसल एक क्वेश्चन सिंगल भी पूछा गया, लॉर्ड कर्जन के समय है, लॉर्ड कर्जन के समय वाला सिंगल क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट वाला। और वैसे इनके सबके गवर्नर जनरल वाइस रॉय मैच कर लेना, किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा फेमाइन कमीशन बना। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो मैकडोनल्ड बोला आपने वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कर्जन के समय में क्या किया गया था? फेमाइन कमीशन बनाया गया था। तो उसका एक फॉर्मूला बना दीजिए। पहले पहले जो अल्फाबेट है उनको बना दीजिए। तो क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला
कैंपबेल, CSLM, CSLM याद करते रहिए। C से हो जाएगा क्या? कैंपबेल, S से हो गया स्ट्रेची, L से हो गया लॉयल और M से हो गया मैकडोनल्ड कमीशन। समझ में आ गया? हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो जी, तो शाहजहां के समय भाई भयंकर अकाल पड़ा दक्कन और गुजरात में 1630-32 में, है ना, प्रचंडतम अकाल। शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की। उसने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई। कहां तक? लाहौर तक बनवाई, और इसे नहर फैज कहा गया। नहर फैज जो है वो IAS का क्वेश्चन है। किसने बनवाई नहर फैज? आंसर शाहजहां ने बनवाई। फिर क्या क्या? इसके अतिरिक्त शाहजहां ने एक दूसरी बड़ी नहर, नहर साहिब बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं, सल्तनत काल में चलते हैं। नहरों का निर्माण करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? और सबसे ज्यादा नहरें बनाने वाला कौन? फिरोज शाह तुगलक। अरे भाई, सबसे ज्यादा नहरें कैसे बनवाई उसने? उसके पास 1,80,000 दास थे। कितने? अब मैंने बताया भी था, अगर उसको खुश करना एक दास भेंट कर दो, अपना काम निकलवा लो। 1,80,000 दासों की सहायता से उसने क्या किया? कई नहरों का निर्माण कराया। क्या किया? तो सबसे ज्यादा सल्तनत काल में सबसे ज्यादा नहर बनाने वाले जो दिल्ली सुल्तान था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। अब उसके समय में एक नहर थी, उसका नाम था नहर साहिब। क्या नाम था? नहर साहिब। अब क्या करता है कि शाहजहां क्या करवाता है? नहर साहिब पे काम करवाता है, उसको ठीक करवाता है, उसको 60 मील और लंबा करवाता है, और उसका नाम बदल देता है नहर शाह, क्योंकि शाहजहां के नाम पर नहर शाह। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तब आपने बोलना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगर बोलेगा कि नहर साहिब को नहर शाह नाम किसने दिया, तो आंसर बहुत आसान है, शाह मतलब शाहजहां। शाहजहां ने क्या कर दिया उसको? इतना समझ में आ गया? ठीक है। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील और रेशम आदि फसलों का भी उत्पादन होता था। भाई इन्हें तिजारती या नकदी और उत्तम फसलें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुगल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि फसलों का भी उत्पादन होता था। इन्हें तिजारती या नकदी तथा उत्तम फसलें कहा जाता था। इन फसलों पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप में अदा करनी होती थी, इसलिए इन्हें नगदी फसलें भी कहते थे। कैश क्रॉप्स जिन्हें कहा जाता है ना। ये तिजारत शब्द सुना है आपने? तिजारत नहीं सुना है? एक बहुत पहले एक गाना आया था कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई। बहुत एक अच्छा सिंगर थे, रफ़ी के बाद अगर किसी की, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन बीच में आए थे, रफ़ी को कॉपी करते थे वो, मोहम्मद रफ़ी को, प्लेबैक सिंगरों के बादशाह। तो उन्होंने गाना गाया था, तो हमारी समझ में नहीं आता था तिजारत क्या हुआ। जब हिस्ट्री पढ़ी तब समझ में आया, अच्छा नकद को बोल रहे हैं, कैश को। क्या बोल रहे हैं? कैश को। यानी जो मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मतलब कैश है तो प्रेम होगा और कैश नहीं है तो नहीं होगा, है ना। ठीक भी है। तो बेरोजगारों, कितनी बड़ी गाली लगती है नहीं? मेहनत करो, जल्दी से सेटल हो जाओ, सरकारी जॉब प्राप्त करो, उसके बाद जल्दी सेटल हो जाओ। जल्दी सेटल हो जाओगे तो सारे कार्य क्या हो जाएंगे? जल्दी होंगे। समझ में आ रहा है? और यंग एज में निकलोगे तो राज्य की अच्छी से सेवा कर पाओगे, देश की अच्छी सेवा कर पाओगे। 42वें साल में निकलोगे तो यार नहीं है, 42 साल तक है एज PCS की। तो 42 साल में मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद वो उत्साह, वो क्या है ना, वो ताकत, वो चीज नहीं रहती है, वो उत्साह नहीं रहता है। ठीक है भाई। इन फसलों पर अधिक दर से माल गुजारी वसूल की जाती थी और नकद रूप में देनी पड़ती थी, इसीलिए इनको क्या बोलते थे? कैश क्रॉप्स बोलते थे। कृषक वर्ग, भाई मुगल कृषक वर्ग स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। भाई ये उत्तराखंड PCS में भी क्वेश्चन पूछा, ये IAS में भी क्वेश्चन पूछा, जगह जगह क्वेश्चन पूछता है। पहला था खुदकास्ट, नाम से ही पता लगा जिसकी खुद की भूमि है वो खुदकास्ट। पाहीकास्ट, जिसकी अपनी भूमि नहीं है लेकिन क्या कर रहा, दूसरे की भूमि पे काम कर रहा है। एक होता मुजरियान, मुजरियान मतलब उसके पास है ही नहीं कुछ, मजदूर नहीं होता है बिल्कुल, जिसे बोलते गरीब। तो खुदकास्ट को एक्सप्लेन किया गया कि खुदकास्ट किसान वे खेतिहर होते थे जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जिसमें वो निवासी होते थे। इन्हें अपनी भूमि पर स्थायी एवं वंशानुगत स्वामित्व प्राप्त था। क्या था? इनके पास भूमि थी,
स्थायी थी और उस भूमि पर इन्हें वंशानुगत अधिकार था। जिस गांव के ये थे उसी गांव में क्या करते थे, ये खेती करते थे, उस जगह पर खेती करते थे, इसलिए इन्हें बोला गया खुदकास्ट। क्या बोला गया? खुदकास्ट की अपनी भूमि को बटाई पर देने का तथा बेचने का अधिकार होता था। बेचने का भी अधिकार होता था इन्हें। क्या? बटाई पर देने का अधिकार। बटाई समझते हो? जैसे मेरा खेत है, मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा भाई ठीक है उगाओ, मुझे भी दो, खुद भी खाओ, दैट इज बटाई। या फिर राज्य का तो देना ही है, राज्य का देना है, फिर इतना बचेगा, इतने में से इतना मेरा, इतना आपका। समझ में आ रहा है? बटाई पर देने का भी अधिकार था और साथ में बेचने का भी अधिकार था। इन्हें मालिक जमीन कहा जाता था। क्या कहते थे? जैसे अभी जमींदार बोलते हैं ना, जमींदार, जमीन वाले लोग, जमींदार, तो वैसे उस जमाने में बोलते थे मालिक जमीन। मुगल काल में क्या बोलते थे? मालिक जमीन के मालिक, मतलब। ठीक है। यदि किसान खुदकास्ट की जमीन पर बीज आदि का प्रबंध स्वयं करता था तो उसे खुदकास्ट को उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। यदि खुदकास्ट स्वयं इन सारी चीजों की व्यवस्था करता था तो किसान को उसके उपज का 2/3 भाग देना पड़ता था। देखो ना, बीज का भी कंसेप्ट था। अगर किसान जो कौन है, किसान खुदकास्ट की जमीन पर क्या कर रहा है, बीज आदि का प्रबंध खुद कर रहा है, बीज, बैल, सब चीजों का प्रबंध कर रहा है, तब 1/3 देगा, 33% देगा। और अगर बीज, बैल सब उसके हैं, किसके? खुदकास्ट के, तो फिर तब 2/3 देना पड़ रहा था। तो बेचारे करने वाले को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर चलो, पाही कास्ट कौन होते थे? पाही कास्ट को पैकास्ट भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पैकास्ट, पाही कास्ट या पैकास्ट। वे किसान होते थे जो दूसरे गांव में अस्थायी रूप से बटाईदार के रूप में खेती करते थे। किस रूप में? इनकी अपनी जमीन नहीं होती थी, दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, तो वो हो गए पाही कास्ट। यूपीएससी का क्वेश्चन है, फिर बता दो। पाही कास्ट के अधिकार में केवल उतनी भूमि होती थी जितने पर वो अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकता था। क्या कर सकता था? खेती कर सकता था। ठीक है। तीसरे नंबर के बहुत ही बुरी स्थिति मुजरियान। किसकी? मुजरियान कृषक। मुजरियान के पास इतनी कम भूमि होती थी कि वे उस भूमि में अपने परिवार के कुल श्रम का भी उपयोग नहीं कर पाता था। फलस्वरूप वे खुदकास्ट की जमीन को किराए या बटाई पर लेकर खेती करते थे। मुजरियान किसान अपनी जोत को बेच नहीं सकता था, ना ही उसे रेहन रख सकता था। रेहन बोलते हैं गिरवी, रेहन बोलते हैं गिरवी नहीं रख सकता था। मुजरियान तथा पाही कास्ट में यह अंतर होता था कि पर्याप्त भूमि प्राप्त होने तथा नजराना देने पर पाही कास्ट खुद कास्ट तो बन सकता था, किंतु मुजरियान अपनी वर्तमान स्थिति अर्थात बटाईदार के ऊपर नहीं उठ सकता था। उतना डीप नहीं पूछेगा। मेन मैंने आपको बता दिया कि खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजरियान 3 प्रकार के क्या होते थे? कृषक वर्ग होते थे। किसके समय में? मुगलों के समय में। इतना समझ में आ गया? थोड़ा उद्योग धंधों पे चलते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं भाई, मेंस में पूछा जाएगा आपसे। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक उन्नत उद्योग था। सिंगल क्वेश्चन बन गया प्री में। सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था मुगल काल में? आंसर कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। हाथ से करते थे सारे कार्य, मशीनें नहीं होती थी, हथकरघा होता था, उसमें बुनते थे। ठीक है। जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था। यह एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिसका विदेशों में सबसे अधिक निर्यात होता था। विदेशों में हमारे द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे सूती वस्त्रों की बड़ी तारीफ होती थी। वो तो बाद में अंग्रेज आ गए ना, जो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे से कच्चा माल उठाया, रुई उठाई, अपने देश में ले गए, मशीनों पे धागा बनाया, पावर लूम पर क्या किया उन्होंने, कपड़ा वपड़ा धागा वागा बनाया, उसको सिला, उसको फिर हमारे देश में बेचा। क्या किया? फिर हमारे देश में बेचा। पहले हमने भूमि कर दिया, ठीक है, उसी भूमि करके कुछ एक छोटे से पार्ट से उसने हमसे रुई खरीदी। किसने? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने। उस रुई को वहां ले गया, धागा बनाया, कपड़ा बनाया, सिल के हमें बेचा। बचे कुचे पैसे भी कहाँ चले गए? हम गरीब होते चले गए। हमारे दादा लोग बताते थे कि सोने की चिड़िया, मतलब मैं उस समय पे पहुंच गया हूँ कहाँ पे, जब हम गरीब हो रहे थे देश। अब दादे परदादे बताते थे कि भाई हम सोने की चिड़िया थे, तो बच्चों की समझ में नहीं आता था सोने की चिड़िया कैसे थे। भाई तो सोने की चिड़िया थे तो गई कहाँ वो सोने की चिड़िया? तो सारा धन जो था वो कहाँ? इंग्लैंड। यानी गंगा यमुना के दोआबों से स्पॉन्ज की तरह सोखकर टेम्स नदी में जाके निचोड़ते थे ये लोग। टेम्स मतलब लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। किस पर? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, संकेतों में पूछती थी पहले कि गंगा यमुना के दोआबों से स्पंज की तरह क्या किया? सोखा और टेम्स नदी में जाके निचोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ का सारा धन कहाँ चला गया? यहाँ के लोग गरीब हो गए।
वेल्थ ड्रेन बोलते हैं इसको, धन का बहिर्गमन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले दरअसल दादा भाई नौरोजी, नाम सुना है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको। उन्होंने इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया, डेप्ट्स टू इंग्लैंड या इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया नामक पैम्पलेट में और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में प्रकाशित किया। किसमें प्रकाशित किया? तब जाके समझ में आया भाई कि हमारा सारा पैसा तो कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। और आज भी जाना इंग्लैंड के म्यूजियमों में देखना क्या क्या नहीं है, क्या क्या ले जा रखे हैं वो। आज उनका जो पाउंड स्टर्लिंग है वो इतना ऊपर अगर है तो वो उन्हीं उपनिवेशों की देन है जिसकी वजह से वो क्या हुए, इतने रिच हुए। वरना है क्या वहां पर? क्या चीजें हैं वहां पर? समझ में आया? भारत में निर्मित कपड़ों को कैलिको कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? कैलिको। आप चित्रकार हैं, आपको पता होगा। कैलिको प्रिंटिंग सुना है आपने? नहीं सुना है तो उस पर देखना आपकी कैलिको प्रिंटिंग क्या होता है, तो मुझे बताना उसके बारे में, क्योंकि आप चित्रकार हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। कैलिको प्रिंटिंग से क्वेश्चन बना है, टेम्पेरा से क्वेश्चन बना है ना, है ना? और हाँ जी बिल्कुल, तो ठप्पा ही मारते थे यहाँ पर, आज भी करते हैं हम। लकड़ी का ठप्पा होता है, कैलिको प्रिंटिंग होती है, ऐसे करके साड़ियाँ बनती हैं बड़ी सुंदर सुंदर। ये क्वेश्चन बन चुके हैं यूपीएससी में। अगला, जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किया भाई। क्या किया? आज भी हाउसरी कैपिटल जो लुधियाना है हमारी, कहाँ है? लुधियाना। चमड़े की वस्तुओं को बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था। चमड़े का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। कुछ अन्य उद्योगों के नाम बता देता हूं मैं। गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी बनती थी, बंगाल में बनती थी, गुजरात में बनती थी, पंजाब में बनती थी। जहां गन्ना होगा वहीं बनेगी भाई गुड़ और चीनी, है ना? जोशीमठ में तो बनेगी नहीं। बनेगी क्या? अगर बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? आप गन्ना लेके जाओ, गुड़ बनाओ वहां पे। लेकिन क्या होगा कि 1000 रुपए का हो जाएगा वो गुड़, क्योंकि कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आ जाएगी। परिवहन का जो दर है वो क्या आ जाएगी? ज़्यादा आ जाएगी। और इसके लिए आपको वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी में क्या समझना पड़ेगा? कि कच्चे माल के पास ही भार हरासी जो उद्योग होता है वो हमेशा कहाँ पर लगता है? कच्चे माल के पास लगता है। तो जहाँ पर गन्ना होगा वहाँ चीनी गुड़ बनेगा। तो बंगाल में होता था, गुजरात में होता था, पंजाब में होता था। मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते थे भाई? दिल्ली में बनते थे, बनारस में बनते थे और चुनार में बनते थे, है ना? चुनार से एक क्वेश्चन यूपीएससी का मैंने बताया था कि अशोक के पिल्लर के लिए जो पत्थर आता था, सैंडस्टोन, वो कहाँ से आता था? चुनार से आता था। कहाँ से आता था? ठीक है। रेशम उद्योग भाई आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में, ढाका में, बंगाल में, है ना? रेशम उद्योग। क्या? और ढाका की एक चीज और बड़ी प्रसिद्ध थी भाई, मलमल। पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाता था, इतना महीन कपड़ा मलमल, है ना? मतलब बहुत बड़ा कपड़ा भी मुट्ठी में क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। ठीक है जी। फिर भी रेशमी कपड़ा विदेशों से मंगाया जाता था। रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता था। पटोला। अब क्या बोलते हैं पंजाबी में? पटोला किसे बोलते हैं? है? होता है ना, कुछ कपड़ा होता है, मेरे ख्याल से गाने में सुना मैंने, मैं नहीं जानता। तो रेशमी कपड़ों को क्या बोलते थे? पटोला कहते थे। क्या कहते थे? पटोला कहते थे। ठीक है। तांबे की खानें राजस्थान के एवं मध्य भारत में थी। कहां थी? राजस्थान और मध्य भारत में थी भाई। राजस्थान में आपको पता ही है, खेतड़ी सुना है आपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से और आज तक खेतड़ी से तांबा निकाला जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछेगा कि तांबा कहां से निकालते थे? खेतड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। खेतड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान। और आपने नरेंद्रनाथ दत्त का नाम सुना है? क्या सुना है? नरेंद्रनाथ दत्त का नाम नहीं सुना? स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम क्यों रखा? क्योंकि खेतड़ी के महाराजा ने कहा कि आप अपना नाम क्या रखें? स्वामी विवेकानंद रखें। तो महाराजा खेतड़ी के कहने पर उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। इतना समझ में आ गया? कौन थे उनके गुरु? हाँ जी, सब। हाँ जी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में क्या थे? वो पुजारी थे।
वो अनुभूति थे। क्या थे? अनुभूति होती थी उन्हें। काली माई के साथ बातचीत भी होती थी उनकी। किनकी? बताते हैं, बातचीत होती थी। ठीक है। और जो उनके शिष्य थे विवेकानंद, वो अभिव्यक्ति थे। क्या थे? दरअसल गदाधर चट्टोपाध्याय को अभिव्यक्त करना नहीं आया, अनुभूति हुई खाली। जब नरेंद्र नाथ दत्त ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, उन्होंने कहा देखा है। पहला आदमी था जिसने नरेंद्र नाथ दत्त को बताया कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, मेरी बातचीत होती है। उन्होंने कैसे देखा है? तो उन्होंने हाथ रखा और उसके बाद विवेकानंद क्या बन गए? समझ में आ गया विवेकानंद के कौन मिल गए कि गुरुजी क्या मिल गए। फिर धीरे धीरे अभिव्यक्त किया उन्होंने। 10 और 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म संसद में क्या किया उन्होंने? क्या किया भाई? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से स्टार्ट की स्पीच, और उसके बाद फिर तोते उड़ा दिए उन लोगों के जो बता रहे थे कि तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा धर्म वैसा, है ना। एक दूसरे के धर्म की क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। और जीरो से स्टार्ट किया और पूरे भारतीय दर्शन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। क्यों एक्सप्लेन कर पाए? क्योंकि बहुत अच्छी इंग्लिश थी विवेकानंद की। दूसरी, विवेकानंद की जो मेमोरी थी वो बड़ी गजब की थी। एट द एज ऑफ 39 उनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? इतना अध्ययन किया, इतनी यात्राएं की, इतना काम किया कि 39 तक जाते जाते लगभग जितनी भी बीमारियां होती हैं वो उन्हें घेर चुकी थी। और क्या हो चुके थे? डेथ हो गई 39 में। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता है, वो ठीक है, वो बहुत लंबा जीते हैं भाई। जिनकी मेमोरी बहुत गजब की होती, एक बार पढ़ा, सारी किताब पढ़ी, याद हो गई, तो समझ लो ज्यादा लंबा समय नहीं है आपके पास। इसका मतलब गॉड गिफ्टेड हो आप लोग। क्या हो? तो इतना भी नहीं होना चाहिए। भूलना जो है वरदान है। यानी ब्रेन पर बहुत ज्यादा क्या करना, एक ही बार में किताब पलटी और याद कर लिया। विवेकानंद की ये बताई जाती क्वालिटी। एक ऐसे पलटते थे, बस ऐसे पलटा और याद हो गई, मतलब स्कैन कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है। तो प्रसन्न रहें, दीर्घायु हैं आप लोग। जो क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। हाँ, रिवाइज करते रहो। जिसे रिवाइज कर करके याद होता है वो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें भी आप 100 साल जियोगे। समझ में आ गया? खुश हो गए सब। तो राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। मैं समाजवादी हूं, ये किताबें हैं इनकी, विवेकानंद की। 12 जनवरी आने वाली है। आज तारीख कितनी है? कल परसों उनका जन्मदिन है। यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। भारतीय युवाओं का जो दिवस है वो वैलेंटाइन डे नहीं है, वो 12 जनवरी है। कौन सा है? 12 जनवरी। उसको मनाएं। उस दिन कसम खाएं कि हम भी क्या करेंगे अपने देश के लिए। अच्छा, 1893 में उन्होंने शिकागो में भाग लिया था, और 1897 में मेरे ख्याल से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। क्या 1897 में ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? और उसके बाद जगह जगह आश्रम खुले, हाँ, रामकृष्ण मिशन की। और ये भी बता दूं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विवेकानंद रॉक कहाँ है? क्या कहाँ है? विवेकानंद रॉक कहाँ है? तो अगर आप कहाँ जाओगे भाई भारत में, तमिलनाडु में अगर जाओगे, तो तमिलनाडु का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। उसके आसपास थोड़ा सा तैर कर गए थे स्वामी विवेकानंद। एक रॉक है, उसके ऊपर एक मंदिर दिखेगा आपको, वहां तक तैर के गए थे। शिकागो जाने से पहले उन्होंने वहां पे ध्यान लगाया था, इसीलिए उस रॉक का नाम क्या? विवेकानंद रॉक। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा विवेकानंद रॉक कहाँ है, तो तमिलनाडु से थोड़ा सा, मतलब तमिलनाडु का ही भाग है, थोड़ा सा दूर पर विवेकानंद रॉक। इतना समझ में आ गया? चलो भाई, आ जाते हैं फिर मुगल में। तो तिजारती फसलें भी हो गई हैं, कृषकों के प्रकार भी हो गए हैं, ठीक है, उद्योग धंधे भी हो गए। और हीरा जो था भाई, गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता। गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर भी निकला। क्या निकला? बहुत महंगा है, लेकिन इतिहास में जिसके पास गया समझ लो गया, वो ज्यादा लंबा समय नहीं झेल पाया उसको। ठीक है। मीर जुमला विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर जो था गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ था। मीर जुमला का जो वास्तविक नाम था ना, मोहम्मद सैयद था। क्या था? मोहम्मद सैयद है। मीर जुमला ने कोहिनूर दिया था किसको? शाहजहां को। फिर देख लो शाहजहां की क्या स्थिति हुई। ऐसे ही मैंने कहा महाराजा रणजीत सिंह को भी दिया था किसी ने कोहिनूर। किसने दिया था महाराजा रणजीत सिंह को?
देखो भाई, प्रताप रुद्रदेव ने दिया था मलिक काफूर को, मलिक काफूर ने दिया अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी खत्म हुआ। जो आपके 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के महाराजा रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह को भी किसी ने कोहिनूर दिया। किसने दिया? बताओ। अफगानिस्तान के किसी रूलर ने दिया था ना, शासक ने। अरे नहीं भाई, नादिर शाह क्यों देगा? नहीं भाई, रणजीत सिंह को कोहिनूर किसने दिया? महाराजा रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिसल। ढूंढो, बताओ। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। क्या लिखा हुआ? शाह सुजा ने दिया। 100 से ही समझ गया मैं, आपका आंसर सही है, पर मैं आपसे ढूंढवाना चाहता हूं। शाह सुजा ने दिया। किसने दिया? शाह सुजा ने दिया कोहिनूर। रणजीत सिंह के बाद भी आपको पता है फिर क्या स्थिति हुई, है ना। जब तक कोहिनूर नहीं था, आंग्ल सिख संबंध ठीक थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे अमृतसर की संधि और बहुत सारी चीजें। लास्ट में क्या हुआ? उस वंश का क्या हुआ? लास्ट में महारानी झंडन और दिलीप सिंह को कहाँ जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा पेंशन लेकर। बात की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भरोसा कीजिए, मैं बता रहा हूं कि जहां जहां कोहिनूर गया, इतिहास में ऐसा देखा जाता है कि वो लास्ट में इंग्लैंड गया। वो कोहिनूर कहां गया? और इंग्लैंड के सारे उपनिवेश जो थे वो सारे छिन गए। भारत आजाद हो गया, है ना। बाद में साउथ अफ्रीका भी आजाद हो गया। छोटे बड़े सारे उपनिवेश ब्रिटेन के क्या हो गए? सब आजाद हो गए। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने। भाई इत्र, अस्मत बेगम ने, मैंने बताया था नूरजहां की एक माँ थी अस्मत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की क्या किया था? आविष्कार किया था। सुगंधित तेल, गुलाब जल जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात प्रसिद्ध था। भाई इत्र हो गया। देखो प्राचीन काल में तो कन्नौज, क्या कन्नौज का इत्र बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने कहा इत्र, सुगंधित तेल, गुलाब जल जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात प्रसिद्ध था। समझ में आ गया। समुद्री जहाजों का निर्माण मुगल काल में बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। अकबर ने इसके निर्माण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया, किंतु औरंगजेब ने अबिसिनियाई, अबिसिनियाई बोलते हैं इथियोपियन, इथियोपिया, अबिसिनियाई तथा जंजीरा के सीधियों, जंजीरा के सीधियों की सहायता से एक नौसेना तैयार की। क्या की? लेकिन उतनी उन्नत नहीं थी जितनी अंग्रेजों की थी। भाई इंग्लैंड वालों की तो नौसेना, आज भी उनकी नेवी क्या है? बहुत स्ट्रांग है ना। उसके बाद भाई व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। मुगल काल में व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ क्या बोलते थे? सेठ जी, आज भी बोलते हैं। वोहरा क्या बोलते थे? और मोदी, ये नया शब्द सुना होगा आपने, मोदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था मुगल काल में? थोक व्यापारियों को सेठ, वोहरा और मोदी कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को व्यापारी या वणिक कहा जाता था। मोदी जी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे भाई कि थोक व्यापारी रहे होंगे उनके पूर्वज कभी मुगल काल में, है ना। ठीक है। दक्षिण भारत में चेट्टी व्यापारी समुदाय के प्रमुख अंग थे। वो चेट्टी ही आगे चलकर उत्तर भारत में जब आए तो शायद वो सेठी बन गए। क्या बन गए? सेठी, चेट्टी, सेठी। समझ में आ रहा है? ठीक। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? हुंडी, एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र। ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई, हुंडी क्या था? जैसे आज आप बैंक ड्राफ्ट या चेक वो करते हो ना, उस जमाने में हुंडी चलता था। क्या चलता था? हुंडी सिस्टम था मुगल काल में। तो हुंडी से आईएएस में क्वेश्चन बना। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था भाई? हुंडी। क्योंकि बहुत, देखो सोने के सिक्के लेके जाएंगे तो बीच में लुट जाएंगे, लुटने का खतरा है, तो हुंडी चलता था कि मैंने यहाँ से कोई अधिकार पत्र लिया, मैं वहां गया, मैंने सामान खरीदा, फिर मैं अपने यहाँ लेके आया, ठीक है, फिर उसको जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएगा हुंडी लेके, तो वो मेरे से क्या कर सकता है। इस प्रकार से व्यापार चलता था। जैसे अगर आपको बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन ले जानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप किस रूप में ले जाओगे? चेक के रूप में ले जाओगे, है ना, और उसके ऊपर 2 लाइनें खींच दोगे, यानी अकाउंट पे ही। और लुटेरे आएंगे और लुटेरे बोलेंगे हाँ भी क्या है, तो उनको चेक दे देना चुपचाप। ये आपको क्या है, क्या कर लेगा उस चेक का, क्योंकि अकाउंट पे ही है वो, तो ठीक है ना। उसमें भले ही आपने 10 करोड़ रुपए लिखे हो, कितने, तो अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपके चेक पे 10 करोड़ रुपए लिखे हों और आप उसमें नीचे से साइन कर रखे हो। ठीक।
मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था भाई, और यह एक चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। सर्राफ रुपये के लेन देन के विशेषज्ञ होता था। सर्राफ बाद में जात बन गई है, क्या बन गई? जेकी श्रॉफ, जाकी श्रॉफ, और उसका बेटा कौन? टाइगर श्रॉफ। अब तो श्रॉफ बन गए, लेकिन थे उनके पूर्वज क्या? सर्राफ थे। क्या थे? सर्राफ थे। सर्राफ रुपए के लेन देन के विशेषज्ञ होते थे। यह हुंडी का भी काम करते थे। इस प्रकार ये निजी बैंक की तरह कार्य करते थे। क्या करते थे? निजी बैंक की तरह कार्य करते थे। इतना समझ में आ गया? याद रहेगा अब? हाँ। और सर्राफा व्यापारी किसे बोलते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि शहर में सर्राफा व्यापारियों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी, तो आप कहां जाओगे? चेक करो। सर्राफा व्यापारी किन्हें कहा जाता है? गोल्ड वालों को कहा जाता है क्या? मैं देखता हूं बालिकाएं ढूंढती हैं, बालक चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या ऊपर से क्या देवदूत आएंगे ढूंढने के लिए? मोबाइल यूज कीजिए अपना। किस लिए रखा है? ज्वेलरी वाले ना, जो सुनार लोग होते हैं उनको सराफा व्यापारी बोला जाता है। ठीक है, चलो। मुगल काल में सामान्यतः चुंगी की दर प्रारंभ में वस्तु के मूल्य का 2.5% होती थी। कितना? चुंगी की दर प्रारंभ में वस्तु मूल्य का 2.5% होती, किंतु बाद में से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया। औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% और मुसलमान व्यापारियों से 2.5%। देखो ना कितना डिस्क्रिमिनेशन था। मुस्लिमों से 2.5%, हिंदुओं से 5%। तो हिंदुओं की चीजें महंगी होंगी, मुस्लिमों की चीजें क्या होंगी? जब चुंगी लगेगी तो वो भी तो कॉस्ट में ऐड होगी। हाँ। विरजी बोहरा, भाई यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। कहा? विरजी बोहरा एक सूरत का प्रसिद्ध व्यापारी था। कई दशकों तक सूरत के व्यापार पर उसका एकाधिपत्य रहा और उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था और अपने समय के सबसे अधिक धनवान लोगों में गिना जाता था। कौन? विरजी बोहरा। क्या गिना जाता था? विरजी बोहरा। इवन राजाओं को भी जब आवश्यकता पड़ती थी तो उससे क्या धन लेते थे वो लोग? क्या लेते थे? इतना अमीर था। कौन? विरजी बोहरा। समझ में आ गया? कोई समस्या है? ठीक है। नाखुदा नामक व्यापारी जहाज मालिक के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। नाखुदा किस रूप में कार्य करते थे? जहाज मालिक के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। विरजी बोहरा के अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य प्रमुख व्यापारी थे। सूरत में अब्दुल गफूर, सूरत के अब्दुल गफूर, ठीक है, और अहमद चैलाबी। गोलकुंडा में मीर जुमला, ये तो बहुत अमीर था। कौन? मीर जुमला। गोलकुंडा में मीर जुमला। कोरोमंडल तट पर मलय चट्टी, काशी वीरन्ना और सुनका राम चट्टी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसे ददनी, क्या? ददनी प्रथा कहा गया। अग्रिम संविदा और पेशगी। अग्रिम संविदा और, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ददनी क्या था? आपने बोलना है अग्रिम संविदा। संविदा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। किसको बोलते हैं? अग्रिम मतलब एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, और पेशगी, पेशगी मतलब पेश करना पहले ही। ठीक है। इसके अंतर्गत दस्तकारों विशेषकर जुलाहों को अग्रिम पेशगी देकर एक करार कर लिया जाता था कि भैया तुमने इतने कपड़े बनाने हैं हमारे लिए, हम ही लेंगे आपसे। दैट इज कॉल्ड ददनी। अग्रिम संविदा और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ठीक है, काफी है इतना, बंद कर दो। अकबर ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले राहदारी शुल्क को समाप्त कर दिया भाई। मुगल काल में प्रारंभ में निर्यात की मुख्य वस्तु नील, शोरा, अफीम, सूती वस्त्र था, जबकि मुख्य आयात क्या था? आयात किसी का करते थे? सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि वस्तुओं का करते थे। ठीक है। नील मैंने बता ही दिया, गुजरात में सरखेज, बयाना राजस्थान में। शोरा जो था कोरोमंडल तट और बिहार में उत्पादित होता था। शोरा कहां होता था? कोरोमंडल तट और बिहार में। मुगल काल में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था कि बर्नियर ने टिप्पणी, फ्रांसिस बर्नियर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर का लेखक, ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में, मतलब अंत में कहा था? भारत में आता है। यहां सोने चांदी की दलदल है कि क्या है? सोने चांदी की दलदल है और यहां सारा सोना चांदी दफन हो जाता है। इतना सोना चांदी आता था इस देश में। मुगल अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को मुसादात कहा जाता था। क्या कहते थे? मुसादात।
मुगल काल में जो व्यापारी किसी गांव में व्यापार के उद्देश्य से अस्थायी रूप से रहते थे वो बिछैती कहलाते थे या बछायत कहलाते थे, और जो गांव तक ही अपना व्यापार सीमित रखते थे उन्हें सहथानी, क्या बोलते थे? सहतानी बोलते, सहतानी, थानी, सहथानी बोलते थे। ये लोग अनाज के व्यापार करते थे। क्या करते थे? समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम व्यापारियों को खोजा और वोहरा, खोजा और वोहरा, किसमें? समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम व्यापारियों को खोजा और वोहरा प्रमुख थे। मध्यम कोटि के व्यापारियों में बालाशोर में खेमचंद्र एवं हुगली में मथुरादास प्रमुख थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ी साहूकार हीरानंद शाहू का नाम उल्लेखनीय है, जो आमेर से आकर बिहार में मान सिंह का साहूकार बन गया। उसी का पुत्र प्रसिद्ध जगत सेठ मानिक चंद मुर्शीद कुली खां का साहूकार था। अब जब हम क्या पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला पढ़ेंगे ना, तब आएगा इसका नाम, किसका? जगत सेठ मानिक चंद, जगत सेठ मानिक चंद। ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ शायद उत्तराखंड में कभी सब्जेक्ट में, कि जगत सेठ के नाम कौन था? तो मानिक चंद मुर्शीद कुली खां का साहूकार। उत्तर मुगल काल में एक अन्य व्यापारी अमीन चंद, प्लासी के युद्ध जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पे पढ़ेंगे इसका नाम, किसका? अमीन चंद का नाम। प्लासी का युद्ध का सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, अरे भाई 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, तो उसके समय अमीन चंद भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो पटना टकसाल का मालिक था। पटना में जो टकसाल थी, मिंट था, जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं, उसका मालिक था कौन? अमीन चंद। उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बहने वाली नदियों में विशेषकर सिंधु नदी में नौका चालन का सर्वाधिक उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए 2 स्थल मार्ग मुख्य थे, लाहौर से काबुल और मुल्तान से कांधार। कहां से कहां? लाहौर से काबुल और मुल्तान से कांधार। मुगल बादशाह सभी आयात एवं निर्यात पर 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2% तथा सोने चांदी पर 2% चुंगी लेते थे। सूरत के सभी मालों के आयात निर्यात पर 7/2 चुंगी ली जाती थी। कितनी? अब इसके बाद मैं कराऊंगा आपको मुगलकालीन संस्कृति एवं कला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगले वीडियो में बताऊंगा। बंद कर दीजिए।